आज का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हमारा स्क्वायर मतलब x के साथ पावर 2 लग जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में अगर x की पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैक्सिमम पावर अगर 3 के साथ 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। सपोज अगर हमारे पास क्वेश्चन में ax स्क्वायर प्लस bx और इधर हमारे पास ये x क्यूब ले लो, ये स्क्वायर ले लो, ये cx और यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 है, तो बच्चे बोलते हैं कि ये स्क्वायर है तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट नहीं, जब इसमें क्यूब हाईएस्ट डिग्री हमारी क्यूब आ गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाईएस्ट पावर हमारी कितनी होनी चाहिए? 2 ही होनी चाहिए। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जैसे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वगैरह, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हे, दिस इज पल्लवी एंड दिस इज आवर चैनल पल्लवी आइडिया जोन। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ध्यान से देखो बच्चा, ये हमें पता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? b है। कांस्टेंट टर्म 3, 4, 7 ये हमारी कौन सी है? c है। ठीक है, अब एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है जब उसकी कोई ना कोई एक्स स्क्वायर का क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। एक्स स्क्वायर कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं। तो क्वाड्रेटिक के लिए नॉन जीरो होना एक्स स्क्वायर का बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन क्या चीज होनी जरूरी है? ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू होना जरूरी है, कोफिशिएंट होना जरूरी है। सेम वे यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में 3x स्क्वायर प्लस 7, देखो इसमें x की टर्म नहीं है, अगर नहीं भी दी हुई तब भी ये कौन सा एग्जाम्पल है? क्वाड्रेटिक। अब इधर देखो 4x प्लस 7, अब यहाँ पे क्या चीज नहीं है? एक्स स्क्वायर तुम्हारा क्या है? 0 है। तो क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर नॉन जीरो होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर 0 है इट मींस ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। गॉट इट? नेक्स्ट देखो फटाफट से। अब फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सभी बच्चों को लगभग 9th क्लास में अच्छे से कर चुके हैं। एक बार हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जहां पे कुछ नहीं दिया होता वहां पे 1 होता है। फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा? प्रोडक्ट 6, वो भी पॉजिटिव, और सम कितना चाहिए हमें? -5। 6 के क्या करोगे? फैक्टर्स बना लोगे। सबसे पहले 6 का फैक्टर बनाओगे, 6 1 जा 1 6 जा 6, लेकिन इसको प्लस माइनस करके देख रहे हैं। देखो अब हमें यहाँ पे प्लस चाहिए, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना बच्चा। प्रोडक्ट हमें 6 चाहिए, बच्चे कहते हैं 6 और 1 6, और 6 को 1 से माइनस करेंगे 5 आ गया, तो फैक्टर्स तो तैयार हो गए। ध्यान से एक चीज देखो, ये माइनस प्लस की सारी गेम है। माइनस प्लस की क्या गेम है? इधर देखो ध्यान से। अब हमें पॉजिटिव 6 चाहिए, माइनस करेंगे क्योंकि सम माइनस में चाहिए, हमें -5 चाहिए, तो एक के साथ माइनस लगाएंगे। किसके साथ माइनस लगाओगे? अगर इसके साथ लगाओगे तो भी यहाँ -6 बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर इसके साथ माइनस लगा दोगे तब भी यहाँ माइनस आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें तो +6 चाहिए। तो इसका मतलब 1 और 6 इसका फैक्टर नहीं बन सकता, चाहे तो प्लस माइनस करके देख रहे हो, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये इसका फैक्टर नहीं बनेगा। नेक्स्ट फैक्टर क्या बन सकता है? 2 3 6, ठीक है, बन गया। अब 5 चाहिए, क्या करेंगे? दोनों के साथ माइनस लगाओ, -2 इंटू -3 पॉजिटिव 6, -2 -3 -5, तो क्या फैक्टर बन गए इसके? -2 और -3, इसलिए इसके फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? x -2 और x -3, ये हमारे पास फैक्टर है।
उसके बाद हमने उसकी रूट्स निकाल ली। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, फटाफट से देखो इधर। एक हमारे पास क्वेश्चन है, अब मैं मिडिल टर्म डिटेल में समझाने लगी हूँ। वन मोर थिंग बच्चा, रूट की जो फैक्टराइजेशन है वो मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है, वो रूट की मैंने स्पेशल डिटेल में करवाई हुई है कि रूट को फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करना है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तुम्हें लिंक दे दूंगी, वो तुम लोग वहां पे चेक कर सकते हो जिसको रूट में कोई प्रॉब्लम है, जिसको बेसिक नहीं क्लियर। अब फटाफट से देखो, मैं बहुत आराम से मिडिल टर्म सप्लीशन करवा रही हूँ। हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, और इधर क्या है हमारे पास 3, तो 2 3 जा 6, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 6, किसका है पॉजिटिव का। सम देखो क्या है, सम हमारे पास है 7, वो भी किसका है पॉजिटिव का। अब क्या करेंगे भाई, सेम 6 के फैक्टर्स बनाएंगे, 1 6 6 आ गया पॉजिटिव। अब इन दोनों को प्लस प्लस करेंगे, 6 + 1 7, ये तो सीधे ही आ गया हमारे पास, 1 और 6 के आगे हमारे फैक्टर्स आ गए। तो देखो जो ये टर्म होती है इसको एज इट इज लिख लेते हैं, जो लास्ट टर्म होती है उसको भी एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। हम सिर्फ मिडिल टर्म सप्लीशन करते हैं। कौन कौन से आए हैं हमारे पास, +x और +6x, ये चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है। क्या कॉमन है, ओनली x। अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 2 भी बच गया, एक x निकालना हुआ, एक x बच गया, +1, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3, अंदर क्या बच जाएगा 3 2 6 x +1। जब ये सेम आ गए इट मीन्स हमारा आंसर सही आ गया। एक हमारा ये आ गया 2x + 1, और एक हमारा क्या आ गया x + 3 = 0। अब रूट्स निकालने के लिए 2x + 1 = 0, इधर कर देंगे x + 3 = 0, सॉल्व कर लो। 2x = -1, x = -1/2, एक हमारा ये रूट आ गया, एक हमारा ये रूट आ गया, तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से जीरोस आ गई, यानी कि रूट्स आ गए। इज इट क्लियर बच्चा? बार बार बोल रही हूँ, रूट वाली भी फैक्टराइजेशन एक बार आप अगली वीडियो में जो मैंने लिंक भेजा उसमें देख लेना, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट मिडिल टर्म सप्लीशन के बाद एक हमारा इस चैप्टर में जो फॉर्मूला है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ax² + bx + c = 0 हो तो सबसे पहला काम जो होता है हमें इसमें से डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसकी भी वीडियो मैंने लिंक बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक पेस्ट होगा, वो चेक कर लेना। इसकी भी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, तो आप लोग उससे समझ सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये इसका फॉर्मूला है, तो पहले d की वैल्यू निकालनी है, जो भी d की वैल्यू आएगी उसके बाद हमारे पास रूट्स के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली डिटेल में लिखा हुआ है, इसको छोटा कैसे कर सकते हो तुम लोग, x की वैल्यू -b ± √d/2a। ध्यान से देखो ये b² - 4ac हम अलग से निकाले तो d बन रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली तुम लोग पुट कर सकते हो d की वैल्यू -b ± √d/2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो हम सब्स्टिट्यूशन की जगह पे हम क्या करते हैं, इसमें क्या प्रोसेस यूज करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमें b² - 4ac चाहिए तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे a b c, ये मैं करके बताऊंगी तुम्हें नेक्स्ट। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे केयरफुली, a b c की वैल्यू डालेंगे, फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद हम पॉसिबल रूट्स जो है -b + √d/2a -b - √d/2a जो है वो पुट कर देंगे, जिससे हमारी क्या आ जाएंगी दो अलग अलग वैल्यूज। दो वैल्यूज कैसे आएंगी, क्योंकि एक में प्लस आएगी एक में माइनस आएगी। x = -b - √d/2a और दूसरी आती है -b + √d/2a, तो आ गई ना दो वैल्यूज, इसीलिए यहाँ पे दो रूट्स जो है वो निकले हुए, ठीक है बच्चा। देखो नेक्स्ट इस d हमें क्यों निकालना होता है, इसकी नेचर क्या होती है रूट्स की,
ये मैं सिर्फ अभी समझा रही हूँ, आगे बच्चा मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तो मैं एक एक करके दिखाऊंगी और इसके बेसिस पे भी साथ साथ ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट, डी की हमारी नेचर होती है, डिस्क्रिमिनेंट की नेचर ऑफ रूट्स होते हैं तीन तरह से होता है, डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो, डी इज लेस देन जीरो। तो क्या होगा, अगर डी की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव 1 2 3 4 0 से कुछ भी बढ़ के आ रही है, लाइक यहाँ पे डी की वैल्यू 1 आ रही है, तो हमेशा तुम्हारे रूट्स कितने निकलेंगे, दो निकलेंगे, दो के दो अलग अलग होंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब है वैल्यूज एक्स की दो आएंगी, दोनों ही डिफरेंट आएंगी अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तुम्हारी जीरो से ज्यादा होती है। अगर तुम्हारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो होती है, तो अगर डी जीरो है तो दोनों के दोनों रूट्स आएंगे, लेकिन दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल टू में होंगे। अगर डी की वैल्यू तुम्हारी लेस देन जीरो मींस कोई भी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो जब नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उस केस में नेगेटिव रूट आ जाएगा, तो उस केस में तुम्हारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। फिर से, ग्रेटर देन जीरो आएगा तो दो डिफरेंट रूट्स आएंगे, इक्वल टू जीरो आएगा तो दो इक्वल रूट्स निकलेंगे, लेस देन जीरो मींस नेगेटिव वैल्यू आएगी तो तुम्हारे कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। फटाफट से देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ये क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इक्वल टू जीरो टू हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। क्या फॉर्मूला होता है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का, मैंने अभी बताया, d इज ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से ज्यादा आएगा। ये बात समझ आ गई। अब उन्होंने बोला कि कंडीशन के हिसाब से k की वैल्यू निकालो। हमारी कंडीशन क्या है यहाँ पे, d, पहले सबसे पहले मैंने क्या बोला था इस क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई, d निकालना है तो आइडेंटिफाई a b c, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू k दी हुई है, कांस्टेंट टर्म नहीं दी, k वैल्यू दी हुई है। अब लगाओ, क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट है, d इज ग्रेटर देन जीरो, d का फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू, b की वैल्यू -2 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k ग्रेटर देन जीरो। 2 2 जा 4 -4k ग्रेटर देन जीरो। 4 कॉमन ले लो, 1 माइनस k ग्रेटर देन जीरो। 4 उधर चला गया, 1 माइनस k ग्रेटर देन जीरो। माइनस k को हम उधर ले जाते हैं, 1 ग्रेटर देन k, यानी k जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा, 1। उल्टा कर दिया, k इधर ले गए और 1 इधर कर दिया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। k की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल ली। ठीक है, कैसे निकाली, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। पिछली स्लाइड में मैंने अभी क्या चीज बताई है, डिफरेंट रूट्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इक्वल की इक्वल टू जीरो, लेस देन की लेस देन जीरो, जिसमें कोई भी रियल रूट निकलेगा ही। अब दूसरा क्वेश्चन, हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, जहाँ के आ गया समझ आना, कुछ ना कुछ दिया होगा। यहाँ इक्वल रूट्स की लग रही है, तो जब वैल्यू गिवन है इक्वल रूट्स है तो देखो a इक्वल टू 1, हेयर b इज इक्वल टू k, c इक्वल टू 9, तो इक्वल रूट से लगा लो भाई फॉर्मूला d इक्वल टू 0। क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, k स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज 9, k स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। जब वैल्यू इधर स्क्वायर होती है तो हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस रूट 36, दैट इज k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। k की वैल्यू +6 भी हो सकती है, k की वैल्यू -6 भी हो सकती है। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, कब हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना। बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चन करते हैं, मैम हमारे पास मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, हम उससे x की वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो व्हाई वी यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस, हियर इज द आंसर। कब यूज करना,
कभी कभी ऐसा होता है फैक्टराइजेशन ना डिफिकल्ट होती है और कभी कभी तो सॉल्व करनी मुश्किल होती है, क्योंकि कई बार रूट का भी आंसर नहीं होता। तो जब इनकन्वीनियंट हो या कोफिशिएंट जो है वो कन्वीनियंट इंटीजर फैक्टर्स ना दे रहे हो और हमारी फैक्टराइजेशन हमें बहुत डिफिकल्ट हो रही हो, या तुम्हें रिलायबल मेथड दैट वर्क्स फॉर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम्हें पता है फैक्टराइजेशन से हो सकता है आंसर ना आए, फैक्टर्स ना मिले, बट हमें पता है इससे तो आंसर आएगा ही आएगा। सो अगर डिफिकल्टी आए फैक्टर्स ढूंढने में, कोफिशिएंट सही तरीके से ना पता लग रहे हो यानी फैक्टर्स ना मिल रहे हो और हमें रिलायबल जल्दी से काम करना, तो व्हाट वील यूज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम लोग एबीसी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, दोनों के दोनों फैक्टर्स जो है सब्सटीट्यूट करके एक्स की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे रूट की वैल्यू आई है, ये वैल्यू फैक्टराइजेशन के से करना पॉसिबल नहीं होता हर बच्चे के लिए, या उसके रूट्स निकालने नहीं पॉसिबल होते, तो क्या करते हैं, अगर फैक्टराइजेशन इज नॉट कन्वीनियंट, व्हाट विल यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ मिडिल टर्म सप्लीशन और फैक्टराइजेशन। तो ये बहुत इजी है, डी की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 यूज करके फटाफट से दोनों फैक्टर्स निकालो, चाहे वो फैक्टर्स इजीली निकल रहे हैं मुश्किल से निकल रहे हैं, रिलायबल मेथड जो है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। अब ना स्टेटमेंट समझ आ गए, रियल लाइफ में हमें इसको किस तरह से काम करवाना है, किस तरह से हमने इसको मैथमेटिकली परफॉर्म करना है। पहले ना एक सिस्टम समझो, कोई भी सिचुएशन दी हो, हमें किसी भी सिचुएशन में वेरिएबल चूज करना होगा, एक्स वाई कुछ भी जो भी दिया होगा, लेंथ ब्रेथ या कोई अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, एक्स वाई हमें वेरिएबल लेके चलना है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। फिर हमें उस इंफॉर्मेशन को इक्वेशन में मैथमेटिकली फॉर्म में चेंज करना है, हर उस इक्वेशन से आपके पास क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो जब वेरिएबल चूज करना है तो वहां सम प्रोडक्ट कुछ ना कुछ दिया होगा, तो वेरिएबल एक ही लेना होगा यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो तुम एक वेरिएबल है या दूसरे में सब्सटीट्यूट करके एक ही वेरिएबल में बनाओगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। जब ये होगी उसके बाद हम रूट्स निकाल लेंगे, जो नेगेटिव में होगा वो हम रिजेक्ट करेंगे और उसके बाद हम आंसर जो है वो देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा वर्क एग्जांपल है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 132। हमारे पास दो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, एक x दूसरा x प्लस 1 जो लगातार चलते हैं, 12 13 13 14 14 15, ये क्या नंबर हुए, कंसेक्यूटिव नंबर हुए, तो उनका प्रोडक्ट हमें इतना दिया हुआ है, हमें इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर बी x, अब क्योंकि कंसेक्यूटिव है दूसरा क्या होगा, सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर विल बी x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो इसकी तरफ चलो, हमने सिचुएशन देखी, हमने वेरिएबल चूज किया, ट्रांसफॉर्म किया उसको इक्वेशन में, अब हम क्वाड्रेटिक कैसे चेंज करेंगे, पहले इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 132, सॉल्व इट, एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 132, इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, ये भी कर लिया ये भी कर लिया, ये हो गए, फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मैम हमें 132 के फैक्टर्स नहीं ऐसे पता, नहीं पता, सिंपल है बच्चा, इधर देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आती है, 2 6 12 6 2 33 3 11, हमें प्रोडक्ट चाहिए -132, प्रोडक्ट चाहिए -132, सम चाहिए हमें ओनली x। बनाते हैं वेक्टर, 2 2 4 4 3 12 और 11, 12 और 11 दो फैक्टर बने, 12 और 11 किसके साथ माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव x चाहिए हमें, पॉजिटिव x चाहिए तो बड़े के साथ, तो x स्क्वायर
प्लस 12x माइनस 11x हो गया ना 1x बन गया, माइनस 132 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन x प्लस 12 माइनस 11 x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 12 और x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस 12 और एक हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी x इज इक्वल टू 11। कभी भी नंबर हमारा फर्स्ट इंटीजर जो है वो क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होएगा। तो क्या लेके चलेंगे, x इज इक्वल टू 11। तो वैल्यू क्या लेंगे हम, यहां से देखो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास इंटीजर आ जाएगा वो आ गया 11, सेकंड क्या आ गया हमारे पास x प्लस 1 यानी 11 प्लस 1 मतलब 12। अब बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन, मैम हमारे x की वैल्यू जो आ रही है एक 11 आ रही है और एक माइनस 12 आ रही है, एनसीईआरटी में पीछे 11 और 12 दी हुई है, हमारी तो माइनस 12 आ रही है। गलत हो गया आंसर। गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमने इसको इग्नोर नहीं किया, इसको इग्नोर करना है, नेगेटिव वैल्यू है। हमने एक नंबर x लिया था दैट इज 11, उसमें 1 प्लस करना है दैट इज 12। तो आंसर हमारा 11 और 12 आएगा। इज इट क्लियर बच्चा, ये समझ आ गया। नेक्स्ट एक को क्वेश्चन करते हैं। और रेक्टेंगुलर गार्डन, पहले बेसिक क्वेश्चन फिर डिफिकल्ट वन, राइट। A rectangular garden has an area of 528 meter. Its length is 2 meter more than its breadth. लेंथ 2 ज्यादा है जितनी ब्रेड्थ है, तो डायमेंशन निकालिए यानी एल और बी निकालने। तो ब्रेड्थ हमने x ले ली, लेंथ क्या हो जाएगी 2 ज्यादा, किससे, ब्रेड्थ से, x से। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया दिया हुआ है 528, लेंथ कितनी है x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 528, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528। मैम ये तो बहुत बड़ी फैक्टराइजेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो वही सेम 528 के फैक्टर्स, 2 2 ज़ा 4, 12, 6, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 6, 6, 2, 33, 3, 11। अब बनाओ इसके फैक्टर, हमें 2 चाहिए बीच में, वी वॉन्ट सम 2 पॉजिटिव 2, प्रोडक्ट इज माइनस 528, इसी के फैक्टर बनाने हैं दो। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 और 33, भाई बहुत गैप है, 2 तो आ ही नहीं रहा, नहीं बनेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, 24 और 11 2 ज़ा 22, तो फैक्टर हमारे क्या आ रहे हैं 24 और 22। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 11 और 2 22, तो दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, एक आ गया 24, एक आ गया 22। हमें माइनस में चाहिए लेकिन सम हमें प्लस में चाहिए, तो 24 माइनस 22 करेंगे, 2 आ जाएगा, तो किसके साथ माइनस लगाएंगे 22 के साथ। चलो एक्स स्क्वायर क्या करेंगे प्लस 24x माइनस 22x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। करो सॉल्व इसको, x प्लस 24 माइनस 22 x प्लस 24, ठीक है। एक आ गया x प्लस 24, एक आ गया x माइनस 22। x इज इक्वल टू माइनस 24 और एक आ गया x इज इक्वल टू 22। अब जो ब्रेड्थ है जो हमने x ली थी वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती,
तो ब्रेड्थ इसको इग्नोर, इसको हम लेके चलेंगे। तो ब्रेड्थ कितनी हुई? ब्रेड्थ हमारी आ गई x इज इक्वल टू 22 और लेंथ कितनी होगी ब्रेड से 2 ज्यादा, 22 प्लस 2 दैट इज 24। इज इट क्लियर? समझ में आई? फैक्टर्स नहीं समझ आ रहे ऐसे कर लो, नहीं तो 528 का क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर। तो हम यहाँ छोटा छोटा लिख सकते हैं कि हमें एक तरह से डिस्टेंस जो है वो दे रखे कितना, 360 किलोमीटर। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड क्या ले लेंगे हम, लेट स्पीड बी x। स्पीड बाद में बढ़ा दी गई तो उसको 48 मिनट जो है वो कम लगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से ध्यान से देखो। हम यहां से शुरू करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि करने में टाइम लग जाता है। इधर देखो, सबसे पहले वही लेट यूनिफॉर्म स्पीड क्या ले लेंगे हम, x। डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 360। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम निकालने के लिए क्या कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये यूज करेंगे। लगाओ फॉर्मूला, क्या टाइम लगेगा इसको, 360 अपॉन एक्स। पहली चीज समझ आ गई, फर्स्ट क्लियर हो गया, पहली वाली लाइन हमने कंप्लीट कर ली। अब उसने बोला स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ गई, तो यानी नया टाइम क्या होगा, T1 क्या आएगा, जितना सेम डिस्टेंस था उसको 5 किलोमीटर क्या होगी, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड बढ़ गई, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहते जब स्पीड बढ़ी यानी कि 360 x प्लस 5, जितना इसको टाइम लगा, जब स्पीड बढ़ी 5 किलोमीटर हुई, इट वुड टेक 48 मिनट लेस। उसको 48 मिनट, पहले तो मिनट में दिया हुआ है, हम पर आवर में निकालेंगे तो इसको चेंज करो। 48 मिनट को चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 60 से डिवाइड, कटिंग करेंगे, 12 4 जा 12 5 जा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 4/5। तो कहते जब स्पीड बढ़ गई तो जितना पहले टाइम लग रहा था, पहले कितना टाइम लग रहा था 360/x, उससे 48 मिनट कम लगेंगे, यानी -4/5 आवर कम लगेंगे। जब स्पीड मैंने बढ़ा दी ट्रेन की, जब ट्रेन ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई तो जितना पहले टाइम लग रहा था उससे 4/5 कम लगेगा। बन गई इक्वेशन तैयार, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, ये माइनस के इधर ले आओ, 4/5 इधर ले आते हैं, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5। एलसीएम ले लो, एक्स प्लस 5, 360 एक्स प्लस ये इधर पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 5 30 1800 आ गया, माइनस 360 एक्स। एलसीएम तो लेना आता है भाई, 4/5 कट गया। अब इसके बाद इधर देखो, 4/5 इज इक्वल टू 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आई होप सो समझ आ गया होगा, इक्वेशन ही लिखी है बेटा वहां पे। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो पता है, और इस सारी इक्वेशन को हम उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर 1800 था, 5 ऊपर आ गया और नीचे आ गया, कर दो कटिंग, 900
और फिर 450, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2250 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको भी ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर होगी? मिडल टर्म सप्लीशन कर दो या डिस्क्रिमिनेंट लगा देना तुम लोग अगर लगाना होगा तो। 5 4 ज़ा 20, 25, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 90, 18, तो हमें चाहिए 2250 और हमें 5 उसका डिफरेंस भी चाहिए। 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 5 9 ज़ा 45। तो एक हमारे पास बन रहा है 45, एक है हमारे पास 50। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये आ रहा है। अब क्योंकि पॉजिटिव चाहिए तो ऑब्वियसली इसके साथ और इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 50x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। x माइनस 45 प्लस 50 x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। x माइनस 45 इक्वल टू 0 और x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 50, x इज इक्वल टू 45। स्पीड जो है हमने x ली थी, स्पीड नेगेटिव में कभी भी नहीं हो सकती, तो स्पीड किस में आ जाएगी हमारी? 45। तो x विच इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड हमारी कितनी आ गई? 45 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, पहले नॉर्मल डिस्टेंस से स्पीड निकालनी है x करके, फिर जब नया चेंज हो गया तो क्या? क्वेश्चन को ही देखो, इफ स्पीड वर 5 किलोमीटर ग्रेटर, अगर 5 ज्यादा है तो इट वुड टेक 48 मिनट लेस, 4/5 कम, किससे? जिससे हमने पहला डिस्टेंस निकाला था, पहला टाइम निकाला था। देखो उसके बाद इक्वेशन सॉल्व की है सिंपल। बेस स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो ही नहीं सकती। बेस चाहिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी चाहिए, तब जाके तुम्हारा आंसर जल्दी होगा। तो मैथ्स को करने के लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, स्टेटमेंट इतनी टफ नहीं है, स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन में सॉल्व करना है, सिचुएशन दी हुई है उसको इक्वेशन में सॉल्व करना, चेंज करना, बाद में सारा खेल हमारी कैलकुलेशन की। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब हमारे पास क्या चीज है। अ मोटर बोट ट्रेवल्स 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि वो वापस जा रही है, देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट डाउनस्ट्रीम। मोटर बोट जो है तुम्हारी वो ऊपर और नीचे डाउनस्ट्रीम जा रही है, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, जब नीचे जाती है तो पॉजिटिव, जब उल्टा आता है बंदा तो क्या हो जाता है? नेगेटिव। उसकी स्पीड स्टिल वाटर में कितनी दी हुई है? 20 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम के लिए उसको 1 घंटा ज्यादा लगेगा डाउनस्ट्रीम जर्नी में जितना लग रहा है। मतलब फिर वही डिस्टेंस, टाइम और स्पीड की बात हो रही है। स्पीड हमें करंट की निकालनी है, तो सबसे पहले वही करंट स्पीड क्या ले लेंगे? लेट करंट स्पीड बी x। करंट स्पीड हमने क्या ले ली? x ले ली। अब दूसरी चीज क्या लेंगे? हमेशा इस क्वेश्चन में डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में हमें ये देखना है, यहां पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, जो जो चीजें दी हुई है ना वो लिख लो, 15 किलोमीटर। अब क्या बोला हुआ है? स्पीड इन स्टिल वाटर, पानी में, स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर है, तो हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम निकाल के रख लेंगे। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हुई?
20 माइनस एक्स, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हुई करंट में, स्टिल वाटर प्लस करंट, ठीक है, करंट स्पीड हम प्लस करेंगे, डाउनस्ट्रीम में प्लस, अपस्ट्रीम में माइनस। अब वही फॉर्मूला लगाओ, कितना टाइम लगा पहले, अब केस अपस्ट्रीम वाले में देखते हैं। डिस्टेंस 15 और स्पीड अपस्ट्रीम में कितनी है 20 माइनस एक्स, पहली इक्वेशन होगी। डाउनस्ट्रीम वाली इक्वेशन कितना टाइम लगेगा 15, फॉर्मूला समझ आ रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम, कर लिया। इसके बाद वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बहुत ध्यान से पढ़ना, वो कहते हैं अपस्ट्रीम जर्नी टेक्स, अपस्ट्रीम जर्नी ले लो ऊपर वाली, 15/20 माइनस एक्स टेक्स 1 आवर मोर देन, 1 घंटा ज्यादा, किससे, डाउनस्ट्रीम जर्नी से। डाउनस्ट्रीम कितनी है 15/20 माइनस एक्स। ध्यान से देखो एक क्वेश्चन, अपस्ट्रीम को 1 घंटा ज्यादा लगेगा जितना टाइम डाउनस्ट्रीम को लगा, हमने टाइम दोनों के निकाल रखे हैं, ये टाइम अपस्ट्रीम का, ये डाउनस्ट्रीम का, आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे। 15, ये इधर प्लस क्या, उधर जाके क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 15, 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, बस a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 20 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 15 इंटू 20 प्लस एक्स माइनस 15, 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। 15 इंटू 20 300 प्लस 15x माइनस 300 प्लस माइनस माइनस प्लस 15x, और ये 20 का स्क्वायर उधर गया 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कट गया 15 15, 30x इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ले आओ इधर, माइनस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बना लो। 400 के फैक्टर क्या होंगे हमारे, सीधा 30 चाहिए, 40 इंटू 10 और 40 माइनस 10 इज 30, तो एक्स स्क्वायर प्लस 40, यहाँ पे एक्स था भाई, यस, 40x माइनस 10x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, x प्लस 40 माइनस 10x प्लस 40, x प्लस 40 इक्वल टू 0, और दूसरा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू माइनस 40, नेगेटिव स्पीड नहीं होगी तो स्पीड विल बी x इज इक्वल टू 10, यानी कि करंट स्पीड हमारी कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया बच्चे, वही सेम चीज है, चाहे तुम्हें ट्रेन की स्पीड दे रखी है, चाहे यहाँ मोटर बोट की बात की हुई है, बस तुम्हें लॉजिक आना चाहिए, उसके बाद सारी बात कैलकुलेशन की ही है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आता है बच्चे, 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। हमारे पास पाइप्स हैं, दोनों क्या कर रही हैं, टुगेदर कैन फिल, एक टैंक को कितने घंटे में भर रहे हैं 6 घंटे में, एक पाइप को 5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं दूसरी से, तो कितना इंडिविजुअली टाइम लगेगा, तो एक यानी कि पाइप फास्टर होएगी, एक स्लोअर होएगी, तो लेट फास्टर पाइप जो है वो कितने आवर्स में फिल कर रही है टैंक को, x आवर्स में, जो स्लोअर होएगी वो कितने, स्लोअर पाइप कितना टाइम ले रही है 5 घंटे ज्यादा, मतलब x प्लस 5 आवर्स ले रही है ना। फास्टर पाइप को, फास्टर वन को, जो फास्टर वाली पाइप है
वो x घंटे में भर रही है, तो दूसरी वाली कितने में भरेगी? 5 घंटे एक्स्ट्रा, x प्लस 5 हो गया। और टुगेदर दोनों मिलके 6 घंटे में भर रही हैं, तो हमें इंडिविजुअल का निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले फास्टर पाइप को एक एक्स आवर्स लग रहे हैं, तो फास्टर पाइप को 1 घंटे में कितना टाइम लगेगा? 1 आवर में निकालना हो तो 1/x, और वहीं स्लोअर पाइप को अगर 1 घंटे में निकालना हो तो 1/x प्लस 5। टुगेदर वाला कितना टाइम लग रहा है? 6 आवर, यानी 1/6। जब भी हमें 1 घंटे में निकालना होता है हम क्या करते हैं? उसको अपॉन में ले जाते हैं, 1/x प्लस 5, 1/6 ये करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को मिलके 1/x प्लस 1/x प्लस 5 को कितना टाइम लग रहा है? 1/6। लो एलसीएम, करो सॉल्व। x प्लस 5, ऊपर आ गया x प्लस 5 और इधर आ गया प्लस x, इधर आ गया 1/6। ये हमारा हो गया 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर आ गया 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12x प्लस 30 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक तरफ ले जाओ सारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x प्लस माइनस 30। ये इधर प्लस 30 है तो उधर जाके क्या हो गया? माइनस 30, जैसे 12x और ये था, ठीक है। ये बन गया 0x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। माइनस 30 के क्या फैक्टर्स बनेंगे? 3 10 30 और माइनस करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30, x माइनस 10 और इधर प्लस 3x माइनस 10, ठीक है। हमारे पास आ गया x माइनस 10 और फैक्टर क्या आ गया? x प्लस 3। तो देखो x माइनस 10 इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 10। तो दोनों में से अगर हम ये चीज निकालें तो देखो नेगेटिव तो होगी नहीं, वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तो फास्टर वाले को कितना टाइम लगा? 10। और स्लोअर वाले को कितना लगा? 10 प्लस 5 दैट इज 15 आवर्स। समझ में आई बेटा बात? क्लियर होगी हमारी बात ये? तो दोनों को 6 घंटे, फास्टर वाले को 10 और उसको कितने आगे? 10 प्लस 5 15। क्लियर है बच्चा? इंडिविजुअली निकालनी थी, हमने अलग अलग जो है वैल्यू वो निकाल ली। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या चीज है, फटाफट से कंप्लीट जो रिवीजन है उसमें क्या देखेंगे हमने क्या क्या किया है। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें ए बी सी और ए कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। बाद में फैक्टराइजेशन में हमने हर एक का फैक्टर बनाना है, फैक्टराइजेशन के बाद हमने रूट्स निकाल देने हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d/2a, ये मैं बता चुकी हूँ। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसमें अगर d ग्रेटर देन 0 है तो 2 अलग अलग रूट्स आएंगे, d 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे, d लेस देन 0 है तो हमारे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हमने कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स की हैं, जब हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल, फिर हम इक्वेशन को करते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं, फिर हम रिजेक्ट करते हैं जो पॉसिबल नहीं होती वैल्यूज, फिर हम उस आंसर को लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट में। तो ये सब कुछ हमारा क्या था? कंप्लीट रिवीजन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर भी अगर तुम लोगों को कोई डाउट आता है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंट रहो। बाय बाय।